हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। पहला सवाल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? पहला कथन है, NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा है, NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। पूछ रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2। पर्यावरणीय मुद्दों के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने गठन से लेकर अब तक किसी न किसी वजह से समाचारों में हिस्सा रहा है। तो दोस्तों आइए इस ट्रिब्यूनल के बारे में पहले विस्तार से देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं उसको NGT का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य मकसद जो था पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तीव्रता से निपटान करना, और तो और NGT के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान 6 माह के भीतर कर दे। यहाँ आपको बता दें कि NGT की स्थापना के साथ भारत इस तरह के एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही इस तरह के निकाय की स्थापना की गई थी। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NGT के 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। अब आइए फिर से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पूछा गया है, तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। CPCB एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन सितंबर 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा CPCB को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अधीन भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। इस तरह जब आप देखेंगे पहला कथन गलत हो जाता है जिसमें बताया गया है कि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है, और झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करना, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित करना, जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन में लगे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाना और प्रशिक्षण आयोजित करना इत्यादि CPCB के कार्यों में शामिल है। तो चूंकि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, इस तरह हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता।
GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। अब पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। सही उत्तर है इसका केवल 2, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं कैसे। दरअसल 12 से 14 दिसंबर 2017 के दौरान ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी GACSA के एनुअल फोरम का आयोजन FAO के हेडक्वार्टर रोम में किया गया था। संभवतः इस बात को ध्यान में रखकर ही यह सवाल पूछा गया हो। तो आइए GACSA के बारे में पहले विस्तार से देख लेते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर बना GACSA एक इंक्लूसिव, वॉलंटरी और एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। इसका गठन 23 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में आयोजित UN सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट समिट में हुआ था। लिहाजा यहाँ जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है कि GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। GACSA का विजन जलवायु परिवर्तन का सामना करने की दिशा में खाद्य सुरक्षा, पोषण और रेजिलेंस में सुधार लाना है। GACSA का मकसद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी CSA के 3 पिलर्स उत्पादकता, अनुकूलन और शमन, यानी उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन और शमन यानी मिटिगेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना है। इस संस्थान में भागीदारी के लिए कोई शुल्क नहीं है, साथ ही इसके सदस्य होने के नाते कोई बाध्यकारी दायित्व भी नहीं बनता। सदस्य अपनी विशेषताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने विशेष कार्यों को निर्धारित करते हैं। इस तरह हमारा दूसरा कथन सही हो जाता है, यानी GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। अब हम तीसरे कथन पे आते हैं। इस बात को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है इस बात का कि GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया है कि हमारा पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही है। ऐसे में ऑप्शन A, C और D गलत हो जाता है और ऑप्शन B के रूप में हमें अपना सही जवाब मिल जाता है। अब आइए तीसरा सवाल देखें। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। पहला, जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। दूसरा, रियो डी जेनेरो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी, पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। या फिर डी यानी चौथा जो कथन है, नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। अब आइए देखते हैं कैसे। 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज को लॉन्च किया जाएगा और 2013 में पेज लॉन्च किया गया। यहाँ आपको बता दें कि रियो +20 यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन 2012 में 20 से 22 जून तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया गया था। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज दरअसल ग्रीन इकोनॉमी और समावेशी विकास की शुरुआत करने वाले देशों का समर्थन करता है। यह संगठन एजेंडा 2030 की आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करने का प्रयास करता है ताकि संधारणीय विकास को बढ़ावा मिल सके, गरीबी और असमानता को खत्म किया जा सके और रोजगार का सृजन किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि पेज संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। ये एजेंसियां हैं UN एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इस तरह ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है।
दूसरा कथन है भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तीसरा कथन है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। आइए अब एक एक करके सभी कथनों को देखें। हमारा पहला कथन है संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। 14 फरवरी 2011 को पीआईबी में क्लैरिफिकेशन बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ऑन टाइगर रिजर्व्स क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 नाम से एक खबर प्रकाशित हुई थी। इस खबर में बताया गया है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास को केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में परिभाषित किया गया है, इसलिए हमारा पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। दरअसल डाउन टू अर्थ में जनवरी 2016 में एक खबर छपी थी जिसकी हेडिंग थी बैगा ट्राइबल्स बिकम इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी टू गेट हैबिटेट राइट्स। इस हेडिंग से साफ साफ पता चल रहा है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अधिकार पाने वाली बैगा ट्राइब भारत की पहली जनजाति है। इस जनजाति के लोगों को भारतीय संविधान के तहत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी का दर्जा मिला हुआ है। इस जनजाति के लोगों का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में है। और अब हम सवाल में पूछे गए तीसरे कथन को देखते हैं। कथन है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। फरवरी 2016 में डाउन टू अर्थ में बैगाज गेट होम हेडिंग से छपी एक खबर में बताया गया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेती है और उसकी घोषणा करती है। इस व्याख्या से हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है और ऑप्शन ए के रूप में हमारा सही जवाब मिल जाता है। पांचवा सवाल, छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है? पहला है विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप में एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देशी पारितंत्र की हानि। दूसरा है आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसके कारण डायनासोर की जातियों समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप से विलोप हो गया। तीसरा है विश्व के अनेक भागों में आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप में खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छे देशी फसली पादपों का विलोप हो सकता है और खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती है। चौथा है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। दरअसल जुलाई 2017 में द हिंदू में अर्थ फेसिंग 6th मास एक्सटिंक्शन हेडिंग से एक खबर छपी थी जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने की आशंका जताई थी। वैज्ञानिकों ने चेताया कि हम सब बायोलॉजिकल एनिहिलेशन यानी जैविक विनाश की तरफ जिस तीव्रता से बढ़ रहे हैं वो बेहद ही भयावह है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण अथवा दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्रजातियों की संख्या में कमी, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन इत्यादि मानवीय गतिविधियों के परिणाम हैं और ये सभी परिणाम ही पृथ्वी के छठा व्यापक विलोप 6th मास एक्सटेंशन की तरफ बढ़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी के रूप में हमें सही जवाब मिल जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।